हेलो रोमर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है आप सबका रोम विद सारन के न्यू उत्तराखंड व्लॉग सीरीज के 5th व्लॉग में। जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि मैंने अपने 4 रोमर्स के साथ श्री केदारनाथ जी और भैरवनाथ जी के दर्शन किए और सोनप्रयाग पहुंचा, और वहां पहुंचकर हम पांचों ने डिनर किया और ये डिसाइड किया कि रात भर ड्राइव करके हम सीधा अपने अगली मंजिल पर ही जाकर रुकते हैं। फिर वहां से एज डिसाइडेड ओवर डिनर सोनप्रयाग कार पार्किंग में जाकर अपनी कार में बैठकर हम निकल पड़े अपनी अगले मंजिल की तरफ, जो कि है श्री बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल जी के पास, जिसकी दूरी सोनप्रयाग से तकरीबन 225 किलोमीटर की है। और इसे तय करने में हमें लगभग 8.5 घंटे का समय लगना चाहिए। सोनप्रयाग से निकलते वक्त मेरी घड़ी कुछ रात के 10 सवा 10 बजे का समय दिखा रही थी, और ये जो सड़क है बिल्कुल ही गड्ढों भरी है। सोनप्रयाग से कुछ 30 किलोमीटर चलकर हम पहुंचे फाटा, और फाटा क्रॉस करके हमने गुप्तकाशी से कट लिया नारायण कोटी से होते हुए ऊखीमठ की तरफ, जो कि गुप्तकाशी से कुछ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर वहां से चोपटा वाला रास्ता लिया, जो कि कोठियाल सैन विलेज तक ले जाकर हमें जोशीमठ वाले मेन रोड पर मिला देगा, जो कि हमें सीधा बद्री विशाल जी के पास ले जाएगा। और चोपटा से कोठियाल सैन गांव तक कुछ 77 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था हमें, जो कि बिल्कुल घने जंगलों के बीच में से निकल रहा था। ऊखीमठ से चोपटा और फिर चोपटा से कोठियाल सैन गांव तक इस 77 किलोमीटर में से लगभग 70 किलोमीटर बिल्कुल घने जंगल के बीच में से जा रहा था। बस एक बात अच्छी थी कि सड़क की हालत एकदम अच्छी थी। हालांकि एलिवेशन यानी कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रास्ता काफ़ी सुंदर था। हमें उस जंगल में पॉर्क्यूपाइन यानी कि शाही मिला, जिसके बॉडी पर बहुत सारे कांटे होते हैं और ये अपने कांटे शूट करके अपनी जान भी बचाता है खतरे की स्थिति में। हमने जंगली लोमड़ी और मोर भी देखे, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उस कोठियाल सैन गांव से मेन रोड पर आकर अब हमारा सफ़र कुछ 100 किलोमीटर का और बचा हुआ था। अब तक हमने कुछ 125 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, और समय हो चला था सुबह के 4:45, यानी कि 4:45 सुबह का टाइम था। ये जिस जंगल वाले रास्ते से निकलकर हम आए थे काफ़ी डरावना और विथ नो ट्रैफिक एट नाइट वाला था, और विथ नो स्ट्रीट लाइट्स ऑल्सो। बट रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी थी डिस्पाइट ऑफ सम स्मॉल पैचेस। इस जोशीमठ वाले मेन रोड पर भी काफ़ी जगह लैंडस्लाइड की वजह से रोड काफ़ी ख़राब हो रखी थी। भेड़ों का एक झुंड जा रहा था।
अब हमारी मंजिल कुछ 70 किलोमीटर दूर ही रह गई थी। रोड्स कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा खराब हो रखी थी। सुबह के 5:45 यानी कि 5:45 हो चुके थे और सवेरा हो चला था, धीरे धीरे उजाला होता जा रहा था। और अब चलते चलते हमारी मंजिल सिर्फ 45 किलोमीटर दूर रह गई थी। उजाला पूरी तरीके से हो चुका था और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। ये जोशीमठ है रोमर्स। यहाँ से उतरकर श्री बद्रीनाथ जी के लिए जाना पड़ता है। ये जोशीमठ से थोड़ी दूर पहले और थोड़ी दूर बाद तक रोड कंडीशंस कुछ हद तक ठीक हैं। जोशीमठ से नीचे उतरकर हमने लेफ्ट लिया जो कि बद्रीनाथ धाम की तरफ जाता है और यहाँ से सिर्फ 35 या 37 किलोमीटर की दूरी बच जाती है। क्योंकि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ तो मुझे पता है कि जोशीमठ से कुछ दूर चलने के बाद पूरे बद्रीनाथ धाम तक रास्ते मिक्स हैं, कहीं बिल्कुल ख़राब तो कहीं बिल्कुल अच्छे। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम की तरफ कुछ दूर चलने पर आपको दिखेगा घांगरिया, फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के रास्ते का बोर्ड। और ये तीनों 13 से 19 किलोमीटर के बीच में हैं, एक अलग लेकिन सेम रास्ते पर। और उस बोर्ड के पास से बद्रीनाथ धाम की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर रह जाती है। और अब यहाँ से बद्रीनाथ धाम की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर की रह जाती है और अब समय हो चला था सुबह के 8 बजे। अब यहाँ से बद्रीनाथ धाम तक का रास्ता और भी कुछ ज़्यादा ही सीनिक है। वैसे तो खैर पूरा रास्ता ही सीनिक है, लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा ही सीनिक है।
अब हम पहुंच चुके थे बद्रीनाथ धाम में, लेकिन शायद यहाँ मंदिर कॉरिडोर बन रहा था, जिसकी वजह से हमें कार को बिल्कुल रोड पे लगाना पड़ा। बिकॉज जब मैं पिछली बार आया था तब रास्ता ऐसा नहीं था, कार बिल्कुल मंदिर के पास जाकर खड़ी हुई थी, कोई 250-300 मीटर दूर। खैर, कार को रोड साइड पार्किंग में लगाकर हम निकल पड़े श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने। अब सुबह के 10 बज रहे थे। जब मैं पिछली बार आया था तो मंदिर से लगभग 250-300 मीटर की दूरी पर ही हमें पार्किंग मिल गई थी, और वहां से मंदिर बिल्कुल 4 या 5 मिनट का रास्ता रह गया था। इस बार तो हमें कार तकरीबन 1 किलोमीटर दूर खड़ी करके आनी पड़ी, वो भी रोड साइड में, अपने रिस्क पे, पार्किंग नहीं थी। बद्री विशाल मंदिर जी के ठीक नीचे ही तप्त कुंड है, जहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है। उस तप्त कुंड के पानी से नहा धोकर फ्रेश होकर हम श्री बद्री विशाल जी के दर्शन की लाइन में लग गए। भीड़ थी तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। लाइन में लगकर ही मैंने देखा कि बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना करने का समय और रेट चार्ट भी एक बोर्ड पर लिखा हुआ था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। 2 घंटे है मतलब। बगैर नहाए तो पहुंच जाएंगे। हम पांचों रोमर्स लाइन में लगकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे दर्शन के लिए, और कुछ 25 मिनट्स के इंतजार और थोड़ी बहुत धक्का मुक्की करने के बाद हमारा नंबर आया दर्शन का। हमने श्री बद्री विशाल जी के अत्यंत पावन दर्शन किए और मुख्य मंदिर से बाहर निकलकर मंदिर प्रांगण में भी बाकी के मंदिरों में दर्शन करने लग गए। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था वहां पे। ये बाबा जी रो रो कर सबके दुख हर रहे थे। अंदर मुख्य मंदिर में क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है, तो आप सब बाहर से ही बद्री विशाल जी के दर्शन कर लो। दर्शन करके हमने नर और नारायण पर्वत के बीच घाटी का मनोरम दृश्य देखा, कुछ फोटोज एंड वीडियोज लिए, और फिर वापस निकल पड़े अपने अगले मंजिल की तरफ, और इस सफर के आखिरी मंजिल की ओर, जो कि है पांचों बद्री में से एक योग बद्री जी के दर्शन करने। हम पहुंच गए थे योग बद्री जी के मंदिर में। हमने वहां दर्शन किए और फिर वापसी निकल पड़े। ये इस उत्तराखंड सीरीज का सेकंड लास्ट व्लॉग है। अगले व्लॉग में मैं डिटेल्ड पर पर्सन कॉस्ट बताऊंगा, जैसा कि मैंने अपने हर व्लॉग सीरीज के एंड में बताया है, जिससे कि कभी आप लोगों का ग्रुप ट्रिप पर घूमने का प्लान हो तो आप लोगों को एक्सपेंसेस का एक आइडिया हो जाएगा। ये है वो योग बद्री मंदिर जहाँ हमने दर्शन किए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, सफ़र जारी रहेगा। हर हर महादेव।